नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मणिपुर मां भारती का रत्न है, हिंसा नहीं विकास चाहिए, इम्फाल में बोले प्रधानमंत्री मोदी। भारत पाक मैच पर बवाल, उद्धव ठाकरे की बड़ी घोषणा, पूरे महाराष्ट्र में होगा विरोध। भारत पाकिस्तान मैच आदित्य ठाकरे बुर्का पहनकर देखेंगे, कहा नीतीश राणे ने। द बंगाल फाइल्स फिल्म रिलीज, बंगाल में रोक को बीजेपी नेता राम कदम ने सीएम ममता पर साधा निशाना। और देर आए दुरुस्त आए, मोदी ट्रंप की दोस्ती फिर पटरी पर। और अब खबरें विस्तार से। एशिया कप में रविवार को होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में इस मैच का विरोध प्रदर्शन करेगी। ठाकरे ने कहा है कि जैसे पीएम मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, वैसे ही खून और क्रिकेट भी साथ नहीं बह सकते। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सरकार देशभक्ति का धंधा कर रही है और सिर्फ पैसे के लिए इस मैच को होने दे रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकते। वहीं ठाकरे ने ये भी घोषणा की है कि रविवार को शिवसेना यूवीटी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगी और हर घर से पीएम नरेंद्र मोदी को सिंदूर भेजेंगी। नहीं, हमने एक निवेदन भी मैं प्रसारित करने जा रहा हूं, हिंदी में है। और हिंदी में इसलिए है कि अन्य राज्यों में भी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। कल ये दुर्भाग्य की बात है कि बीच में मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 महीने हुए होंगे। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें, उनका सिंदूर, सौभाग्य उजाड़ा गया। आज भी वो घाव भरा नहीं है। और उसका उत्तर देने के लिए हमारे सरकार ने एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर क्यों की? आतंकवाद का हमला अगर सामना करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादी हमले कर रहा है, हमारी माताएं बहनें जो है उनका सौभाग्य जो है उजड़ रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा हम तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। अब समय तो था, हमारी सेना अंदर घुसी भी थी, हमले भी अच्छे हो रहे थे, कर रहे थे। और एक समय ऐसा आया था कि सबको ऐसे लग रहा था कि वो जो हमारा सपना था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अखंड भारत, वो हो जाएगा। अभी बस 1-2 दिन में वो हो सकता है। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो हमारी सेना वहाँ पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी, उनको रोका गया। तो ये वॉर किसने रुकवा दी? जैसे एक एडवर्टीजमेंट थी ना, वॉर रुकवा दी पापा। तो क्या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया? ये पापा कौन है? ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं।
एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू होने से पहले महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। राणे ने आदित्य ठाकरे को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा है कि वो बुर्का पहनकर मैच देखेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। यही नहीं, उन्होंने उद्धव ठाकरे को उद्धव खान कहकर भी तंज कसा और संजय राउत को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। राणे ने कहा कि ठाकरे परिवार आज राजनीतिक वेंटिलेटर पर है और 2029 में उन्हें उनकी असली औकात दिखा दी जाएगी। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुर्खा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे। चलो मैडम बैठो, हो गया काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ मणिपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी लाएंगे। प्रमुख योजनाओं में 3600 करोड़ रुपए का मणिपुर अर्बन रोड्स प्रोजेक्ट और 500 करोड़ का मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये योजनाएं इम्फाल को आधुनिक सड़क नेटवर्क से जोड़ेंगी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देंगी। उनका मानना है कि इन प्रोजेक्ट से लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी पूर्वोत्तर भारत की है और मणिपुर को केंद्र सरकार ने हमेशा प्राथमिकता दी है। 2014 से पहले विकास दर 1% से भी कम थी, जो अब तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बाढ़ जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। कोलकाता और दिल्ली में बने मणिपुर भवनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये खासकर मणिपुरी बेटियों के लिए सहारा बनेंगे। मणिपुर में हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि ये राज्य मां भारती के मुकुट का रत्न है और इसे शांति व विकास के रास्ते पर मिलकर ले जाना जरूरी है। उन्होंने मणिपुर के उज्जवल भविष्य के लिए सबको एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों से जो ठंडापन नजर आ रहा है वो अब खत्म होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 सोशल मीडिया संदेश और 3 अहम बयानों ने साफ संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग उनकी यारी की गाड़ी अब फिर से पटरी पर लौट आई है। दरअसल ट्रंप ने पहली बार स्वीकार किया है कि भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ रूस से तेल खरीद की वजह से था। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस का सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका था, इसलिए उन्होंने ये कड़ा फैसला लिया। हालांकि अब उन्होंने साफ कर दिया है कि मतभेद अस्थायी थे और भारत अमेरिका रिश्तों पर कोई स्थायी असर नहीं पड़ेगा। बीते दिनों सोशल मीडिया पर मोदी और ट्रंप के बीच हुए संवाद ने इस रिश्ते में फिर से गर्माहट भर दी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत और अमेरिका व्यापारिक बाधाओं को दूर करने की दिशा में बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही सकारात्मक नतीजे आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी हैं और दोनों देशों की साझेदारी की संभावनाएं असीमित हैं। मोदी ने भरोसा जताया कि बातचीत से जल्द ठोस रास्ता निकलेगा और दोनों देश अपने नागरिकों के लिए उज्जवल भविष्य तैयार करेंगे। ट्रंप ने हाल ही में एक और बयान देकर साफ किया कि भारत अमेरिका का रिश्ता उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना हमेशा का दोस्त बताया और कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, अमेरिका के नए राजदूत ने भी उम्मीद जताई है कि अगले हफ्ते टैरिफ विवाद सुलझ जाएगा और दोनों देश व्यापारिक समझौते की ओर आगे बढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 संदेशों और 3 बयानों से साफ कर दिया है कि रिश्तों पर छाए तनाव के बादल अब जल्द ही छट जाएंगे और मोदी ट्रंप की दोस्ती का नया अध्याय शुरू हो चुका है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डोनवा डेथ विल्सन लपांग का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और शुक्रवार शाम को शिलोंग के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जन्म 10 अप्रैल 1932 को हुआ था और उन्होंने 1972 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। लपांग ने 1992 से 2010 तक 4 बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे लपांग ने 2018 में नेशनल पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। हाल ही में वो राज्य सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। उनके निधन पर नेताओं से लेकर आम जनता तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि लपांग का बचपन बेहद साधारण था। उन्होंने अपनी मां के साथ चाय की दुकान चलाई और मजदूरी की। शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारी के रूप में भी काम किया। अपने मेहनत और संघर्ष से उन्होंने राजनीति में एक लंबा और प्रेरणादायक सफर तय किया है। जब उनका निधन हुआ उस वक्त कांग्रेस नेता बिसेंट एच पाला अस्पताल में मौजूद थे। उनके पार्थिव शरीर को उनके नोंगपोह स्थित आवास लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। मेघालय सरकार ने सोमवार को उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया है। बागेश्वर धाम के पीठेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को काशी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। उनके साथ संतोष दास सतुआ बाबा भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद वे सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनकी झलक पाने को उत्सुक दिखे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने नेपाल बांग्लादेश की घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी और भारत को इससे सबक लेने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि भारत को घोषित हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है, क्योंकि यही विश्व में शांति का मार्ग है। पंडित शास्त्री ने बताया कि वे 7 से 16 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र के समर्थन में पदयात्रा करेंगे। भगवाधारी नेताओं पर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवाधारी क्यों नहीं बन सकते राजनेता। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, आई सपोर्ट योगी बाबा, बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि किसी की भी मां के लिए निंदनीय शब्द नहीं बोलने चाहिए। भाजपा समर्थन के आरोपों पर उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं, सनातन धर्म का समर्थक हूं। उनका कहना है कि हिंदुत्व मानवता की विचारधारा है और इसका समर्थन करना हर सनातनी का कर्तव्य है। मुंबई में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को मिलावटी शराब का बड़ा जखीरा पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। राज्य उत्पादन शुल्क की मुंबई उपनगर की टीम ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर मलाड पश्चिम में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक सफेद रंग के आयशर टेम्पो को रोककर जांच की, जिसमें 12,51,755 रुपए का मिलावटी विदेशी शराब का जखीरा मिला। कार्रवाई में वाहन चालक आरिफ महमूद शेख समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने सभी आरोपियों को 5 दिन की एक्साइज कस्टडी में भेज दिया है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बॉलीवुड के दमदार अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर अपने स्वैग और स्टाइल के चलते सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में संजय दत्त व्हाइट कुर्ता पैजामे में दिखे। संजय फैंस से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। भीड़ के बीच संजय अपनी भारी चेन दिखाते हुए कहते हैं, ये देख 50 तोला, और फैंस के जवाब पर मुस्कुराते हैं। इस वीडियो में उनका कूल और दबंग अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा है, बाबा ने दहाड़ लगाई और संजू बाबा ऑन टॉप। संजय दत्त का ये वीडियो भले ही मनोरंजन से भरपूर हो, लेकिन उनका वर्क फ्रंट भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने 1981 में फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में कदम रखा था। हाल ही में उनकी फिल्में द भूतनी और हाउसफुल 5 रिलीज हो चुकी है। अब वे अखंड 2, धुरंधर और द राजा साहब जैसी फिल्मों में नजर आएंगे, जो 2025 के अंत तक रिलीज होंगी। साथ ही वे कन्नड़ फिल्म केडी द डेविल का भी हिस्सा हैं, जो 2026 में आने वाली है। फैंस एक बार फिर से संजू बाबा को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देख रही है टुकु टुकु, हाँ ये देख रही है क्या? ये
ये देख 50 तोला कितना कितना वाह 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 और आपने वो भी बोला फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की बहुचर्चित फिल्म द बंगाल फाइल्स आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसे भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बोल्ड फिल्मों में से एक माना जा रहा है। सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बावजूद फिल्म को पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। वहीं बंगाल में हो रहे विरोध को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता सबक जरूर सिखाएगी। बंगाल फाइल्स पिक्चर पर ममता बनर्जी ने रोक लगा दी। क्या कारण है? किस बात से ममता बनर्जी डर रही है? जो बंगाल में उन्होंने जुल्म ढाए, आतंक की सारी सीमाएं उन्होंने पार कर दी, लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया, जानबूझ करके हिंदू समाज को टारगेट किया। क्या बिगाड़ा था हिंदू समाज ने उनका? जब आज वो फिल्म के माध्यम से सत्य सामने आ रहा है, ये भय के कारण उस फिल्म पर पाबंदी लगा रही है। सत्य को आप कितना भी दबाने की कोशिश करो, जो उभर करके बाहर आएगा। ममता के इस व्यवहार के कारण बंगाल के भूमिपुत्रों को हाथों के लिए, काम के लिए, रोजगार के लिए अपना प्राण छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। कौन जिम्मेदार है इसका? स्वयं ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी कान खोल करके सुन ले कि आप कितने भी फिल्मों पर पाबंदी जरूर लगाओ, वो आपका हक नहीं है। जुल्म की सारी सीमाएं आप पार कर चुके हो, पर जिस प्रकार से आपने बंगाल के लोगों पर, हिंदुओं पर जुल्म ढाया है, आने वाले चुनाव में लोग आपको स्वयं दंडित करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर शुक्रवार तड़के ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। घटना के वक्त अज्ञात बदमाशों ने करीब 3:30 बजे दिशा के घर पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस मामले को दिशा की बहन खुशबू पाटनी के हालिया विवादित बयानों से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि खुशबू, जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, ने हाल ही में धार्मिक वक्ता अनिरुद्धाचार्य महाराज की एक टिप्पणी की आलोचना की थी, लेकिन इसे सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज से जोड़कर गलत रूप में पेश किया गया। अब इस विवाद को लेकर दिशा के पिता जगदीश पाटनी ने बयान दिया है कि खुशबू के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और ये उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश है। वहीं फायरिंग की घटना के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में लिखा गया है कि ये हमला उनके संतों प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी का अपमान करने के कारण कराया गया। साथ ही इसमें धमकी दी गई है कि अगली बार किसी ने सनातन धर्म या संतों का अपमान किया तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है और बरेली पुलिस इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। खुशबू पाटनी ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उनका बयान प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ा नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर फैले भ्रम ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मोहम्मद पैगंबर साहब और धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी से हालात बिगड़ गए हैं। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के बाद मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़क पर उतर आए और सदर बाजार थाने का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ जब उग्र होकर तोड़फोड़ पर उतर आई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और हालात को काबू में लिया गया। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ईदगाह कमेटी के सचिव कासिम रजा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और प्रशासन का कहना है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। रिलायंस फाउंडेशन के वांतारा प्रोजेक्ट पर जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस बी बराले की बेंच के सामने पेश की गई है। इस रिपोर्ट में कई अहम दस्तावेज और सबूतों वाला पेन ड्राइव भी शामिल है। गुजरात के जामनगर स्थित वांतारा प्रोजेक्ट पर अवैध तरीके से जानवर लाने और रखने, लुप्तप्राय प्रजातियों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को पूर्व जस्टिस चस्ती जलमेश्वर
की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई थी। जांच के दौरान एसआईटी ने बंतारा में 3 दिन बिताए और मैनेजमेंट से पूछताछ की थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पर आगे का फैसला करेगी। टीवी धारावाहिक सरस्वती चंद्र और मोल की फेम अभिनेता आशीष कपूर को 3 सितंबर 2025 को दिल्ली की एक हाउस पार्टी में महिला के साथ गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि शराब पिलाकर उसे बाथरूम में ले जाया गया, जहां सामूहिक दुष्कर्म किया गया और वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। धमकी दी गई कि पुलिस में शिकायत करने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। इस आधार पर 11 अगस्त को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। 10 सितंबर को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने आशीष को जमानत दे दी, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने कहा है कि आरोपी दिल्ली का स्थायी निवासी है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए अब पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने पुलिस जांच में खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि ना तो सही से तलाशी ली गई और ना ही मोबाइल फोन जब्त किया गया। कोर्ट ने आशीष को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है और कहा है कि उन्हें अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन रखनी होगी। आशीष ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मामले की जांच अब की जा रही है और न्यायिक प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। भारतीय बैडमिंटन डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने हांगकांग ओपन 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने चाइनीज ताइपे की जोड़ी चेन चेंग कुआन और लिन बिंग बेई को सीधे सेटों में 21-17 और 21-15 से हराया। मैच के दौरान भारतीय जोड़ी का पूरा दबदबा देखने को मिला और उन्होंने विपक्षी टीम को वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मलेशिया की जोड़ी जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप को 3 सेटों में संघर्ष में 2-1 से हराया था। पहला सेट 21-14 से जीतने के बाद वे दूसरा 20-22 से हार गए थे, लेकिन तीसरे सेट में 21-16 की जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुष सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन ने भी हांगकांग ओपन के फाइनल की ओर अपना कदम बढ़ा लिया है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपने हमवतन आयुष शेट्टी को 21-16, 17-21 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब लक्ष्य का सामना सेमीफाइनल में ताइवान के चाओ तियन चेन से होगा, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। लक्ष्य सेन इस समय वर्ल्ड रैंकिंग में 20वें पायदान पर हैं, लेकिन उनका हालिया प्रदर्शन से उम्मीदें बढ़ गई हैं। टूर्नामेंट में उनकी लय शानदार रही और फाइनल में पहुंचने का बड़ा मौका उनके पास है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया